नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास NCERT पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 भारत में संविधान के अधिकार के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में 4 ऑप्शन नहीं लिखने हैं, जो सही आंसर है वही आंसर आपको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप सभी जानते, बताया गया कि भारतीय मौलिक अधिकार में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार शब्द संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताया गया है आपको कि अनुच्छेद जो आपका है अनुच्छेद 14 से स्टार्ट है। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये जो है 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद में है 25। अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है? तो अनुच्छेद में आपका जो कहता है भाषण की आज़ादी आपको है, सभा करने की आज़ादी आपको है, संघ बनाने की आज़ादी आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अब एक क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अब ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में देने की बात की गई है? तो ये बात की गई है आर्टिकल 21A। ये सारे आपको ऑप्शन नहीं लिखने हैं कॉपी में, केवल क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है। मौलिक अधिकार संरक्षण कौन करता है? ये भी आपको बताया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो होता है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है? आर्टिकल 32 में एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके माध्यम से आप न्यायालय में इसकी रक्षा कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस अनुच्छेद में है? ये है आपका अनुच्छेद 32। इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान अवसर की बात करता है? तो समान अवसर की जो बात करता है वो आपका है आर्टिकल नंबर 16, जो आपको समान अवसर की बात करता है, यानी कि अवसर समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा अधिकार दिया गया है। तो कौन सा अधिकार दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में ये बात की जाती है। नेक्स्ट है, अधिकारों का दिल किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? यानी कि अधिकारों की आत्मा या अधिकारों का हृदय कौन से अधिकार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी किसी भी अधिकार का हरासमेंट होता है, शोषण होता है, तो हम इस अधिकार के माध्यम से हम बाकी अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? अधिकारों का हृदय। भारत में बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। कौन सा अधिकार नागरिकों को असमानता के खिलाफ संरक्षण देता है? तो ये देता है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 1। संविधान में किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये जो बनाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002। हबियस कॉर्पस रिट का तात्पर्य क्या होता है? तो ये होता है कि व्यक्ति को बंदी गृह से मुक्त कराना। नेक्स्ट, रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो रिट जारी करने का जो अधिकार जो होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। भारतीय संविधान में किस अधिकार को पहले मौलिक अधिकार माना जाता था लेकिन अब नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार था, पहले संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार रखा गया था। पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में
संपत्ति मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब मौलिक हमारे पास कितने रह गए? 6 मौलिक अधिकार हैं, जो संपत्ति के अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बताया था अभी कि भाग 3 का संबंध जो है वो मौलिक अधिकारों से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 से संबंधित है वो यानी कि शीर्षक और उपाधियों का समाप्त करना, यानी कि उपाधियों का अंत से संबंधित है। किस अधिकार में सेना में भर्ती से कोई भेदभाव नहीं होगा, ये बात की गई है। तो ये बात की गई है किसमें? अनुच्छेद, यानी कि सभी को अवसर की समानता प्रदान होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी समुदाय का हो। नागरिकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार जो प्राप्त है वो कौन सा अधिकार प्राप्त है? ये आपको अनुच्छेद 29 से 30 में ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विवेक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? तो ये आर्टिकल 25 में 25 में आएगी ये। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार होगा, यह कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका विधि के समक्ष समता। भारत संविधान में अवधि की बिना सजा नहीं का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद होगा 20। ये तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो कि आपको केवल और केवल क्या करना है, इसमें केवल आपको आंसर लिखने हैं, चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं कि इन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है ताकि व्यक्ति का व्यक्तिगत इंडिविजुअल विकास हो सके। मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं? एक तो ये संविधान में लिखित है, न्यायालय परिवर्तनीय है, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और व्यक्ति का विकास की बात करते हैं, राज्य को सुरक्षा प्रदान भी करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं व्यक्ति के इंडिविजुअल। समानता का अधिकार का क्या महत्व? बताया गया था कि यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समता की गारंटी देता है, समानता की गारंटी देता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, छोटा हो बड़ा हो, उसे किसी साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, इसे हम समानता कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या आशय होता है? ये कहा जाता है कि अधिकार किसी भी प्रकार के शोषण जैसे बाल श्रम, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी आदि पर रोक लगाता है। तो ये अधिकार होता है किसी के साथ कोई भी इस तरह का कोई बाल श्रम या बाल मजदूरी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का क्या आशय है? बताया गया था कि भाई प्रत्येक भारत एक धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है। कहा गया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है, पालन करने का अधिकार है। वो जिस मर्जी से अपने तरीके से अपने धर्म को प्रचार कर सकता है और मानने का उसे पूरा अधिकार है, सरकार को इंटरफियर नहीं करती है। नेक्स्ट आता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अधिकारों का रक्षक क्यों कहा जाता है, या संविधान अधिकारों की हृदय आत्मा क्यों कहा जाता है? क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है, जिसके माध्यम से हम अपने अन्य अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। बताया गया था, यानी कि ये वे सिद्धांत जिन्हें राज्य को शासन करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, परंतु इसका प्रवर्तन नहीं होता है और ये राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्या ये न्याय संगत है? नहीं, क्योंकि इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। ये राज्य के मार्गदर्शक होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं, और ये सोशल वेलफेयर के लिए यानी कि समाज कल्याण के लिए बात करते हैं, राज्य की भलाई की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है? चलिए अंतर भी जान लेते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं लेकिन डीपीएसपी नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल विकास की बात करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सामूहिक कल्याण यानी समाज, पूरे राज्य की समाज की बात की कल्याण की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों की अवहेलना पर न्यायालय संरक्षण मिलता है लेकिन डीपीएसपी पर नहीं मिलता है।
सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। भारतीय अनुच्छेद में अनुच्छेद 21 क्यों महत्वपूर्ण है? देख लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत न्याय, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा आदि को भी शामिल किया गया है। ये सबसे व्यापक और व्याख्यात अधिकार है। इसलिए जो है आर्टिकल 21 अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षा, न्याय, स्वच्छता, स्वास्थ्य की बात की जाती है। नेक्स्ट है, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? विस्तार से इस पर चर्चा की गई थी। मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति का इंडिविजुअल विकास नहीं होगा, वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगा, चाहे वो सामाजिक भेदभाव उसके साथ हो सकता है। इसलिए ये मौलिक अधिकार हमें आवश्यक है ताकि हम अपनी गरिमामय जिंदगी और अपना विकास कर सकें। ये नागरिक मनमानी शासन सुरक्षा प्रदान करते हैं, लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय की भावना को मजबूत करते हैं, और इसके अलावा नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, धर्म मानने, शिक्षा पाने आदि की आज़ादी होती है। समाज में भेदभाव और शोषण को समाप्त करने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत संविधान में कब किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कोई 3 कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इस पर भी चर्चा विस्तार से की गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A यानी कि 51 का भी कह सकते हैं, 51 का में ये अंतर्गत आते हैं। और ये इसके 3 प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से होते हैं कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, है ना, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और सुधार करना चाहिए। ये भी कहा गया था जो भारत की जो धरोहर है, संस्कृति, विरासत, उसका रक्षा कर संरक्षण करना चाहिए, है ना। और ये कहा गया कि माँ बाप का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, ये अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और उल्लंघन की शिकायतों पर जांच करती है। यह आयोग सरकार को सिफारिश दे सकता है, लेकिन इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं है, सरकार पर डिपेंड करता है इस बात को माने या ना माने। यह आयोग पुलिस, जेल, महिला, बाल अधिकारों के उल्लंघन जैसे मामलों में सक्रिय रहता है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता में किसी कोई चार पॉइंट समझाइए। अनुच्छेद 19 में जो आज़ादी दी गई इस बात पर दी जाती हैं, विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, आपके मन में जो अभिव्यक्ति, जो आपकी जो धारणा, आप उसको बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का आपको पूरा अधिकार होता है। आप अपनी जो शांतिपूर्ण तरीके से आप कोई भी सभा कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ अपना कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, संघ बनाना चाहते हैं, संगठन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में आने जाने, बसने, ज़मीन खरीदने का आपको पूरा अधिकार होता है, क्योंकि अपने देश में ही आप कहीं भी आ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अनुच्छेद 32 को क्यों दी जाती है? समझाइए। संविधान अधिकार जो है इसको क्यों कहा जाता है कि संविधान की आत्मा और हृदय है, इस बात पर ये जोर देता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान रक्षक का अधिकार कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा, क्योंकि जब भी हमारे अधिकारों का हरासमेंट होता है, हम इसके माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं। कारण क्या है कि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है। नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यह न्यायपालिका को रिट जारी करने की शक्ति, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेटस, प्रोविजन, क्यू वारंटो, सटेयोरी, ये सब क्या कहते हैं, ये अधिकार आपको रिट जारी करता है, जिसके माध्यम से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यह एक लोकतंत्र को जीवंत और सक्रिय बनाए रखने की बात भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों और उसकी प्रमुख बातें लिखिए। उद्देश्य क्या हो सकते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ी जल्दी से। निर्देश तत्व जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना होता है। उसकी जो बातें हैं अनुच्छेद भाग 4 36 से 51 तक में दिए गए हैं। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं, इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य के कल्याण की बात करते हैं।
यह राज्य के नैतिक दायित्व है कि जो कानून बनाते समय मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और है यहाँ पे, इसका क्वेश्चन आपको क्वेश्चन लिखना होगा कि मौलिक अधिकार और नीति निधि तत्वों में क्या अंतर है। आपको यहाँ लिखना, भारतीय संविधान में, इसको क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 और नीति निधि तत्वों का में क्या अंतर है। अब हम इसका आंसर यहीं से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि इसमें अंतर क्या है, ताकि व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण एक साथ सुनिश्चित हो सके। संबंध क्या है देख लेते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति को संरक्षण देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो समाज कल्याण की बात करते हैं। कई बार इसको हम बात कर चुके हैं, इस पर थोड़ा जल्दी कर लेंगे। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं और डीपीएसपी नहीं, परंतु दोनों का उद्देश्य एक सशक्त, समान और न्यायपूर्ण समाज बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समाज कल्याण की बात करते हैं। संविधान का संतुलन तभी पूर्ण होता है जब अधिकारों और कर्तव्य दोनों को महत्व दिया जाए। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको हर चैप्टर की वीडियोस इसी तरीके से आपको मिल सके। और ये आपको कॉपी में लिखना है, 2 डेज बाद में कॉपी चेक करूँगा। धन्यवाद।